नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हिसार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोनाली मामले में दो धड़ों में परिजन जो है वो बंटे नजर आए। अलग अलग के सुर में परिजन नजर आए। मैके वाले और ससुराल वालों का पक्ष अलग अलग। कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के ससुराल पहुंचे। 24 को महापंचायत में कुलदीप पर आरोप लगाए गए थे। सोनाली के मैके पक्ष में आयोजित की गई थी महापंचायत, और महापंचायत में जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो नहीं पहुंचे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हिसार किए दो धड़े जो है वो परिजनों के बढ़ गए। अलग अलग के सुर में ससुराल पक्ष और मैका पक्ष दिखाई दे रहा है। 24 को महापंचायत में कुलदीप पर आरोप लगाए थे और सोनाली के मैके पक्ष की तरफ से आरोप लगते नजर आए। ये बड़ी जानकारी। अलग अलग सुर में ससुराल और मैके वाले पक्ष नजर आ रहे हैं। 24 को महापंचायत में कुलदीप पर आरोप लगाए गए थे। सोनाली के मैके पक्ष में आयोजित की गई थी ये महापंचायत। सोनाली फोगाट मर्डर केस जो है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के ससुराल पहुंचे और 24 को महापंचायत जो है वो बुलाई गई थी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुलदीप बिश्नोई जो हैं सोनाली पक्ष के ससुराल वालों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ससुराल का पक्ष का जो है वो भी बयान भी निकलकर सामने आया। सोनाली फोगाट का परिवार जो है अब वो दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों अलग अलग बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सोनाली फोगाट मर्डर जो है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हिसार से आपको दे रहे हैं। तो वहीं पर खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल की रैली पर कटाक्ष किया है। और रंजीत चौटाला ने रैली को लेकर ये कहा कि तीसरा मोर्चा कहीं पर भी नहीं है, पूरे देश के अंदर मोदी को मान रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में विकास का कार्य करे। आपको बताएं कि रैली विपक्षी एकता की नींव रखी गई थी और चौधरी देवीलाल की जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में 25 सितंबर को होने वाली रैली के जरिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। इनकी सफलता समय तय करेगा और यह मंच विपक्षी एकता की जगह तीसरी मोर्चा के गठन की कवायद साबित हो सकती है। दरअसल इनेलो पर रणजीत चौटाला का तंज हुआ है, क्योंकि इनेलो पार्टी जो है वो थर्ड फ्रंट को लेकर कार्य करती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर यहां पर मंत्री जो है वो कटाक्ष करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर इनेलो को लेकर अपना बयान दिया है। रणजीत चौटाला ने यह कहा कि तीसरा फ्रंट कब होगा, कहां होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता और इस टाइम पूरे देश जो है वो मोदी को ही अपना प्रधानमंत्री माने हुए हैं और मोदी के जो विकास के कार्य हैं उसकी सराहना की जा रही। तीसरे फ्रंट की इस वक्त कोई भी जरूरत नहीं है और तीसरा फ्रंट जो है वो धरातल पर टिकता हुआ नजर नहीं आएगा। साफ तौर पर इनेलो पार्टी थर्ड फ्रंट तीसरे मोर्चे की बात कर रही है और इस बात को लेकर ओम प्रकाश चौटाला भी अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि तीसरा मोर्चा इस वक्त देश की जरूरत है और उसको एकजुट करना हमारा कार्य है। उधर रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है और हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला के थर्ड फ्रंट पर वार करते हुए कहा कि वो एक महीने से थर्ड फ्रंट का राग अलाप रहे थे और इन नेताओं पर उन्होंने मंच पर भी बुलाया था। उन्होंने उनके पूरे राग की हवा निकाल दी है और मंच पर मौजूद नेताओं ने यह कह दिया है कि बिना कांग्रेस के कोई फ्रंट नहीं बन सकता। हुड्डा ने कहा कि ओपी चौटाला सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक की जमीन तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं और सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोग भानुमति के कुनबे की बात करते हैं, उन्होंने भी कुनबा जोड़कर ही सरकार बनाई है। पिछले एक महीने से थर्ड फ्रंट उसकी तो हवा निकाल गए। वो कोई कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। नहीं, आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे की जरूरत है?
मैं बता, तीसरा मोर्चा क्या, जब अगले जिनको बुलाया था उनने कह दिया बगैर कांग्रेस के कोई फ्रंट नहीं बनेगा। तीसरा मोर्चा किसको कह रहे हैं? ये तीसरा मोर्चा है जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, वो तो जो बुलाए थे वही निकाल के थूक। रोहतक में किसानों ने प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने भी शिरकत की। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि एमएसपी की मांगों को लेकर फिर से आंदोलन होगा और टिकैत ने ये कहा कि समय और स्थान जल्द ही तय किया जाएगा। टिकैत ने आगे कहा कि जो आंदोलन किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर किया था उससे किसानों को अपनी बात सामने रखना आ गई है और टिकैत ने यह भी कहा कि एमएसपी को लेकर जो वादा किया गया है उसे गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया है। दोबारा होगा, बिल्कुल आंदोलन दोबारा होगा। एक बड़े आंदोलन की दोबारा फिर जरूरत है एमएसपी के सवाल पे, जो और फैसले सरकार ले रही है उसके सवाल पे। कब से कर रहे हैं? अभी कब होगा, कौन सी जगह होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे देश में एमएसपी की चर्चा किसान के बीच में जरूर है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने उस वक्त जुबानी जंग देखने को मिली जब कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने अपने विधानसभा में सीवर और सड़क का मुद्दा उठा दिया। इस पर डिप्टी सीएम ने नीरज शर्मा की पीठ थपथपाई, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने ऐतराज जताते हुए फरीदाबाद में दर्जनों समस्याएं बताना शुरू कर दी। तो वहीं पर विधायक नरेंद्र गुप्ता का तर्क था कि ग्रीवेंस कमेटी जनता के लिए है, इसलिए विधायकों को अपनी समस्या नहीं रखनी चाहिए थी। आपको बताएं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक तरफ जहां सभी विधायकों से ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में एक एक की शिकायत हर बार रखने के लिए कह रहे थे, तो वहीं पर नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह मंच विधायकों की शिकायत का नहीं बल्कि अधिकारियों के साथ एक बैठक करके भी मसलों का निपटारा किया जा सकता है। लगाया मैंने मार्च 2022 में अगस्त। डिप्टी सीएम साहब आते हैं, ग्रीवेंस कमेटी में अच्छे फैसले करते हैं, जो कई सालों के मुद्दे लटके हुए थे उन्होंने सोल्व भी करे हैं। जो काम अच्छा करे उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिए। ऐसे ही मेरी विधानसभा के 3 बड़े जंक पॉइंट थे। बाल कल्याण पॉकेट जो बड़ा मशहूर भी हुआ था, हमारी बेटी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट का संज्ञान लिया, उसकी शादी के लिए टेम्परेरी सीवरेज की सफाई कर दी। अब डेली तो बेटियों की शादी होगी नहीं और ना ये संभव है कि शादी पे ही सीवरेज साफ होगा। देखिए, मैंने खुद फरीदाबाद की एक क्षेत्र विशेष की समस्या के लिए बात थी। मेरा अपना मानना है कि ग्रीवेंसेज कमेटी जो बनाई जाती है वो आम पब्लिक के लिए बनाई गई है, जो उनके बार बार कहने के बाद भी अधिकारी काम नहीं करते और वो दुखी होते हैं, तो उसके लिए वो मंच बनाया गया है। मैंने अपना बात रखी थी कि डेवलपमेंट से जनरल समस्याओं के लिए अगर इस मंच का उपयोग किया जाएगा तो बाकी जो हमारे आम पब्लिक फरीदाबाद पूरे जिले की पब्लिक है उसको समय नहीं मिलेगा और वो मुद्दे जो वो बहुत समय से परेशान रहते हैं वो नहीं सामने आ पाएंगे। बादली के लोगों को नगर पालिका चाहिए या ग्राम पंचायत, इसका फैसला यहां के लोग ईवीएम का बटन दबाकर करेंगे। 1 अक्टूबर को ईवीबी के जरिए सरकार जनमत संग्रह करेगी और ईवीएम में ग्राम पंचायत और नगर पालिका के सामने का बटन दबाकर मतदान कर अपनी राय देंगे। बादली, महासौर और एमपी माजरा गांव में 11 मतदान बूथों पर यह जनमत संग्रह किया जाएगा और जिले के डीसी शक्ति सिंह ने बताया कि इसमें यह साफ हो जाएगा कि ग्रामीण बादली नगर पालिका के हक में है या फिर ग्राम पंचायत के। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है और जो भी नतीजा निकलकर सामने आएगा सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने आदेश दिए हैं कि हमें जनमत संग्रह करवा लें, जिससे कि जो आम आदमी जो वहाँ के निवासी है, स्थानीय निवासी जो गांव 500 है, एमपी माजरा है और बाकी, तो उनकी राय जान लें और जो जो जनता की राय होगी उसके मुताबिक सरकार आगे निर्णय करेगी। तो उसी कड़ी में जो निर्देश है वो हमने दिए हैं कि आने वाले इस शनिवार को यानी कि 30 तारीख, 1 तारीख को, 1 तारीख की, ठीक है, तो 1 तारीख को हम
जो एलिजिबल वोटर हैं इनके ऊपर, वो लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे कि क्या वो नगर पालिका में रहना चाहते हैं या ग्राम पंचायत। इसको जो नगर पालिका रखे, ना कि इसको भंग करे, आराम से सहमत है और इसके मुद्दे पर मिले। और जो ये बैठे हैं धरने पे, ये इसको तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे होंगे? 2, 4, 5 तो बैठे हैं और बाहर गाँव से बुला लेते हैं। गाँव से 10 आदमी होंगे, 2, 4, 5 वर्ष होंगे, तो मारे से तो को होगा। हमने नगर पालिका लागू करने के लिए मांगी कि ये हमारी नगर पालिका हमेशा के लिए आगे रहे। तो इस बार क्या बोले मुख्यमंत्री जी? इस पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम जो है आपकी बात जायज है और इस पे विचार करेंगे और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे जो मांगा है भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, या भाई जो शेड्यूल पुराना बिजली का है टैक्स उस पर नहीं लगना चाहिए, जब हमारे गांव में नगर पालिका की सुविधाएं आए तब ये टैक्स लगे। वहीं पर भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ ने एक बैठक का आयोजन किया है और इसमें सभी ब्लॉकों और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि 16 अक्टूबर को सर्व कर्मचारी संघ का त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और साथ ही 2 अक्टूबर को शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ को लेकर डीसी कार्यालय के सामने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जाना। जिला प्रधान ने बताया है कि मौजूदा सरकार की ओर से तमाम सरकारी विभागों का निजीकरण करने में लगी हुई है और उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोडवेज के सरकारी विभागों में सरकार का बहुत बड़ा हमला है और इस हमले को रोकने के लिए हम बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में रोड पर सर्व कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग में भिवानी जिला के तमाम 7 ब्लॉकों के प्रधान सेक्रेटरी के तमाम जिला कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी विभिन्न संगठनों के इस मीटिंग में उपस्थित हैं। आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा है, सर्व कर्मचारी संघ का 22वां वार्षिक सम्मेलन जो 16 अक्टूबर को हम करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए हमने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में तमाम सम्मेलन की तैयारी करते हुए हमें विस्तार से चर्चा करते हुए रूपरेखा तैयार करेंगे। 19 सितंबर से आरती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता नजर आ रहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आरतीयों की हड़ताल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि फसल खरीद के समय हड़ताल करना गलत है और इससे किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसने क्या कहा और किस तरह से हड़ताल खत्म करने को लेकर सरकार, किसान और आरती एक साथ आएंगे, इस खास रिपोर्ट से समझे। मंडियों में धान है, सड़क पर आरती और किसान है। हरियाणा में धान की खरीद न होने से आरती और किसान सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल आरती अपनी मांगों को लेकर 19 सितंबर से लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। इससे किसान अपनी फसल को नहीं बेच पा रहा है। आरतीयों की मांग है कि आरतीयों का कहना है कि सरकार हर फसल के सीजन में नए नए फरमान जारी कर आरतीयों को परेशान कर रही है। इसके कारण हरियाणा की अनाज मंडियों में पूरी तरह से हड़ताल है। सरकार ने अनाज की फसल खुली बोली में खरीद करने के बजाय ई प्राणी से खरीद करने के आदेश देकर आरती और किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, जबकि किसान की फसल सदियों से आरतीयों के माध्यम से खुली बोली में बिकती आ रही है। फसल खुली बोली में बेचने से किसान को अनाज के अच्छे भाव मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से ई प्राणी खरीद का फरमान वापस लेना चाहिए। तो वहीं पर ई प्राणी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ई प्राणी ना तो आरतियों के हित में है और ना ही किसान के हित में है। करनाल पहुंचकर अनशनकारी आरतियों से मिलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जूस पिलाकर आरतियों का आमरण अनशन तोड़वाया। आरतियों ने आमरण अनशन तोड़ दिया, लेकिन आरतियों का कहना है कि हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। ई डैम पे लेके बैठे हैं और वो जो है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है, वो ना आड़तियों के हित में है ना किसान के हित में। आज किसान की फसल बर्बाद हो रही है और खरीद हो नहीं रही। बाजरे का भी एमएसपी नहीं मिल रहा और धान मंडी बनी है। बारिश दो दिन की बारिश से बहुत खराब हुआ है।
आरटीओ की हड़ताल को लेकर सरकार भी अपना रुख साफ करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हरियाणा में आरटीओ की हड़ताल को लेकर तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने हड़ताल को गलत बताते हुए कहा कि आरती हड़ताल खत्म करें या न करें, 1 अक्टूबर से हर हाल में फसलों की खरीद शुरू होगी। प्रकृति की मार झेल रहे किसान आरतीयों की हड़ताल से परेशान है। तो वहीं पर मंत्री ने विपक्ष और किसान संगठनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष तथा किसान संगठन चुप है। उन्होंने ये दावा किया है कि आरती माने या न माने, 1 अक्टूबर से फसलों की खरीद हर हाल में होगी। इसलिए चाहे गांव में या फिर खेल स्टेडियम में एफपीओ या पंचायत के माध्यम से खरीद करनी पड़े। पूरा भरोसा दिलाता हूं कि 1 तारीख से चाहे हमें गांव में मंडी चलानी आ जाए, चाहे हमें शहरों में मंडी चलानी आ जाए, खेल के ग्राउंड में मंडी चलानी आ जाए, एफपीओ से पंचायतों से कोई भी व्यवस्था करनी आ जाए, हर हालत में किसान की फसल को खरीदेंगे। कोई भी तरीका हमें अपनाना आ जाए, किसान को उसकी मेहनत की कमाई का जरूर देंगे। आरटीओ की हड़ताल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आरटीओ को हड़ताल वापस लेनी चाहिए, इससे किसान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ राकेश टिकैत एक बार फिर से एमएसपी का मुद्दा उठाते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने एमएसपी को लागू करने का भी जिक्र किया। दोबारा होगा, बिल्कुल आंदोलन दोबारा होगा। एक बड़े आंदोलन की दोबारा फिर जरूरत है एमएसपी के सवाल पे, जो और फैसले सरकारें ले रही है उसके सवाल पे। अभी कब होगा, कौन सी जगह होगा, वो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे देश में एमएसपी की चर्चा किसान के बीच में जरूर है। अब देखना होगा कि आरटीओ की हड़ताल का असर आने वाले दिनों में कितना देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार 1 अक्टूबर से फसल की खरीद की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं पर हिसार पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी है और पुलिस ने बदमाश से 3 अवैध पिस्तौल भी बरामद कर लिए। बदमाश विक्रमजीत उर्फ बिक्री ढांडी गारडा के रहने वाले जिले सिंह की हत्या के मामले में वंचित था और 2020 से फरार चल रहा था। 4 नवंबर 2020 को गाड़ी गारडा के रहने वाले श्याम सुंदर और रामवीर, रघुवीर, जयवीर, मंजीत और सोनू ने मिलकर जिले सिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और विक्रमजीत उर्फ विक्रम भी जिले सिंह की हत्या में षड्यंत्र रचने में शामिल। मामले की जांच के दौरान स्पेशल स्टाफ में तैनात उप निरीक्षक सुरेंद्र की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विक्रमजीत पर हत्या के प्रयास और लड़ाई झगड़े और अवैध शराब के 12 मुकदमे दर्ज हैं। विक्रमजीत इंदौर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 5 अवैध हथियार लेकर आया था और इसमें से पुलिस ने 3 अवैध पिस्तौल बरामद किए। विक्रमजीत अपने कुछ साथियों के साथ इंदौर अवैध हथियार लेने गया हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। 4/10/2020 को डाणी गांव निवासी श्याम सुंदर ने रामवीर, रघुवीर, जयवीर, मंजीत, सोनू ने योजनाबद्ध तरीके से जिले सिंह को मारने की योजना बनाई थी, जिस योजना के तहत इन्होंने जिले सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस केस में विक्रमजीत सनूप ओम प्रकाश कोम वाल्मीकि वासी गली नंबर 2 सूर्यनगर हिसार करीब 2 साल से फरार चल रहा था और जिस पर 25,000 का इनाम घोषित कराया हुआ था। विक्रमजीत ने ये जो कत्ल हुआ था, इसमें कत्ल करने वालों को असला मुहैया करा था, पिस्टल दी। पुनाहाना के शिकराहा मार्ग पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और वहां पर गांव पुलाह के पास तेज रफ्तार पिकअप ने दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसके बाद पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक दोनों पशुओं के लिए खेतों से चारा लेने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान ये हादसा घटित हुआ है। पिकअप चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर आगे की तलाश शुरू की है। सड़क हादसा हुआ है। ये चारा लेने गए थे और सड़क पे चारा लेने गए थे, तो सड़क तक जा रहे थे। सड़क से जैसे ये नीचे की तरफ गए तो वहां पिकअप से हो गया। ये नंगा के समीप हुआ था
वहाँ मूर्छन रोड पर, और ये चारे के लिए जा रहे थे और ये साइड में अपने चारे के लिए जा रहे थे, तेज रफ्तार पे पिकअप आ रही थी, उसने दोनों को मार दिया। हादसा सिकरावा मोड़ से थोड़ा आगे खेचाताड़ गांव के पास हुआ है। इसमें हमें सूचना मिली है कि सौरभ नाम का व्यक्ति था, उसको वो एक्सपायर हो गया है, उसकी पत्नी है हजरी, वो इसमें घायल हुई है, उसका इलाज चल रहा है नलड़ में। और अब सूचना पा के हम यहाँ पहुंचे। अब जो इनके परिवार वाले जो बयान देंगे, दरखास्त देंगे या मौके का गवाह, उस पर हम जो खबर फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में लंबे समय से कोई भी विकास से कार्य नहीं किया गया है और इसी को लेकर लोगों में विधायक और पूर्व पार्षदों के खिलाफ नाराजगी है। आपको बताएं कि गलियों को पक्का करने और नालियों को बनाने के लिए सरकारी ठेके तक ठेकेदारों को दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी काम होता दिखाई नहीं दिया। वहीं जब तक इस पूरे बारे में ठेकेदार से बातचीत की गई तो उसने टामल टूल करते हुए पूरी बात को टाल दिया और लोगों ने बताया है कि वो कई बार फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा और पूर्व पार्षद महेंद्र भड़ाना से कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उनसे भी करने के बाद कोई भी समाधान नहीं निकला। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि आने वाले चुनाव में अगर काम नहीं होता है तो फिर वो किसी को भी वोट नहीं देंगे। ये पहले वार्ड नंबर 9 में था और जब से ये क्या नाम है वार्ड नंबर 9 में आया, इस गली में कोई भी काम नहीं हुआ। ना यहाँ नालियों की सफाई होती है, ना ही यहाँ पर क्या नाम है रोड जो टूटा था, पहले माया शर्मा जो पार्षद थी उस टाइम पे ये लेंटर पड़ा था, उसके बाद ना इसकी कोई मरम्मत हुई है ना ही कुछ हुआ है। उसके बाद जितने भी पार्षद बने हैं उन्होंने इस गली में 1 रुपए का काम किया। ईंटें तो लाके रख दी, पानी बिना बारिश के ही पानी भरा रहता है, बारिश आ जाती है घरों में पानी आ जाता है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेले। और वैसे भी डेंगू का सीजन आ रहा है, फिर बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, फिर इनमें पैसे लगाते हैं तो बच्चों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, ना खेलने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ठेकेदार के पास गए, उसने झूठ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए ईंटें लाके रख दी। ईंटों के लिए कुछ बोलो तो वो कहता है कि हाँ लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, 6 महीने तक ऐसे काम होता रहेगा, 6 महीने के बाद बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, सर्दी, फिर यही लगा रहेगा, सालों साल ये काम होना ही नहीं है। वार्ड नंबर 9 था, अब वार्ड नंबर 8 हो गया है। तो हम इस चीज को, इस समस्या को, नाली की समस्याओं को लेकर कई बार पार्षद और यहाँ के विधायक के पास कई बार गए हैं। कम से कम 2 साल से चक्कर काट रहे हैं इस चीज के लिए कि नालियां और ये गलियां सही हो जाए, क्योंकि बारिशों के दिनों में, आम दिनों में भी सीवर का पानी गली में आता है, जिस वजह से जो बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं निकल पाते, उनको दिक्कत होती है। तो पिछले 6 महीने पहले जब लास्ट में जब गए थे तो हमारे आसपास इनके लिए गली में ईंटें बिछा दी गई थी, ईंटें लाके रख दी गई थी कि आपकी गली बन जाएगी, लेकिन तब से आसपास नहीं दिया जा रहा है, लेकिन गली में कोई भी कार्य। वहीं पर हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने से इंद्री में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और हजारों एकड़ फसल जो है वो पानी में बर्बाद हो चुकी है। इसी की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और किसानों का कहना है कि इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई है और इसी की वजह से खेतों में उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुके हैं। इसी को लेकर किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं और प्रशासन की ओर से फिलहाल किसानों को कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही हैं और इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी और उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। भाई पानी ज्यादा है और नुकसान भी बहुत ज्यादा है और नबियाबाद कल सोरे का ज्यादा छपरा और ये हलवाना ये वो बाकी एरिया बिल्कुल खत्म हो गया, बाकी एरिया खत्म ही रहा। किस टाइम आया जी पानी तो आज भाई 7 बजे हमारे जंगल में आया और 10 बजे करीब पानी आना फैल गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।